So hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Nishant Kumar Karn and I am a first year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. This is the third lecture of the chapter that we are doing, that is electrostatics. So let's get started. तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है that is going to be properties of electric field lines. पिछले लेक्चर के बाद मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से या कॉन्टिन्यूअस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इस छोटे से इजी से टॉपिक को भी क्लियर करवा ही दिया जाए, इसको ना छोड़ा जाए, क्योंकि कई बार इससे भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर के लिए इस टॉपिक को चुना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट हो रही हैं पॉजिटिव चार्जेस से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्जेस में। आपको हमेशा ये पता ही होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होता है। तो इस फिगर से आपको एग्जैक्टली क्लियर भी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आप बात करें तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में एंड होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। आपको ये पता होगा कि बार मैग्नेट की वजह से क्या होता है, क्लोज्ड लूप बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हुए साउथ पोल में जाती है और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, खत्म होगा नेगेटिव चार्ज में। इन बेसिक्स को, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको समझते चलना है बस। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई क्वेश्चन आपको कितना कंफ्यूज करने की कोशिश करे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इन छोटे छोटे बेसिक्स को बस पकड़ के चलना है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट इन स्पेस। मतलब क्या है कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है अपने पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टर्मिनेट नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि चार्ज से कुछ एक डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो गई। ठीक है, सपोज अपने पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है स्पेस में। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी वजह से पूरा थ्रू आउट द स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होंगी। स्टार्ट तो होंगी चार्ज से, लेकिन टर्मिनेट होंगी इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टर्मिनेट होगा चार्ज। ठीक है, तो वही होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी। हाँ, इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म नहीं होंगी। ठीक है, इन्फिनिटी पर भी कुछ ना कुछ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कोई अच्छा आदमी ही होगा जिसको इतना सिंपल प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, वाई के। अगली प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू अ चार्ज इज सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस नियर और अवे फ्रॉम अ चार्ज इज ऑब्जेक्टिव।
तो इस पॉइंट का बेसिक मतलब यही है कि सपोज आपको एक प्लस क्यू चार्ज दिया गया, ठीक है, और सेम चार्ज आपके दोस्त को भी दिया गया। अब उसमें से आप कितने फील्ड लाइंस निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने फील्ड लाइंस निकालेंगे। हो सकता है कि आप अगर उस प्लस क्यू चार्ज से 4 फील्ड लाइंस निकाले, तो आपका दोस्त उससे 6 निकाले, 8 निकाले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो नियर द चार्ज कम होना चाहिए और अवे फ्रॉम द चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चार फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन स्पेस में जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी भी गिवन चार्ज के पास अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इसी वजह से यू नो जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, चाहे आपके पास चार्ज दिया हुआ हो या आपके दोस्त के पास, दोनों को आप कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को एक काम करना होगा कि नियर द चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम रखना होगा और अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रखना होगा, ठीक है। तो वही बोलना चाहता है ये कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू अ चार्ज इज सब्जेक्टिव, यानी कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो वेरी कर सकता है। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है नियर अ चार्ज और अवे फ्रॉम अ चार्ज, वो ऑब्जेक्टिव है। वो आपको, उसके पास आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो चीज हर एक पर्सन के लिए सेम होने वाली है। ऑब्जेक्टिव मतलब ही वही होता है ना, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपना क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने भी निकाले उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई, इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझो। ये पॉइंट कहना चाहता है, पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो ये कहना चाहता है कि सपोज आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और सपोज आपके पास एक प्लस 2 क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लस 2 क्यू चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी और प्लस क्यू चार्ज से कम फील्ड लाइंस निकलेगी। यहाँ पे आपको दो चार्जेस के बीच का कंपैरिजन किया जा रहा है, बेसिकली दो या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट बेसिकली यही कहना चाहता है कि आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आप किसी भी गिवन चार्ज से निकालेंगे वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर। सपोज आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, उससे आपने कुछ फील्ड लाइंस निकाली, और प्लस 2 क्यू चार्ज है, उससे क्या होगा, पिछले वाले चार्ज के कंपैरिजन में उस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। फिर आपके पास अगर +3 क्यू दिया हुआ है तो उससे और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो ये पांचवा पॉइंट बेसिकली यही कहना चाहता है। और छठा पॉइंट, जैसा कि आपको मैंने चौथे वाले पॉइंट में समझाया था कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि डेंसिटी यहाँ पर बताना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो क्लोजनेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। इन चीजों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, इनको समझ के आपको दिमाग में बैठाना होगा। तो अगला पॉइंट जो है वो अपना कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं इसको पिक्टोरियली समझाता हूं। पिछले स्लाइड में चलते हैं। यहां पर अगर आप देखें कि अपने पास दो स्फेरिकल चार्जेस हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखें तो वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है, किसी भी सरफेस से, ठीक है, आपके पास किसी भी शेप का सरफेस दिया हुआ हो, उससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। आप चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें या नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों के ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा भी रही है, ठीक है। तो सातवां पॉइंट अपना यही कहना चाहता है, ठीक है। आठवां पॉइंट क्या है? पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, ठीक है, और यू नो हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो वो उस रीजन में इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वही कहना चाहता है कि जो पैरेलल लाइंस हैं या फिर इक्वी स्पेस्ड लाइंस है, पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड लाइंस जो हैं वो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इशारा करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दर्शाती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और अगर नॉन पैरेलल है, ठीक है, तो नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें कि यहां पे दोनों ही चार्जेस से अगर आप बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर पैरेलल हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आपको पता है कि जो चार्ज से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्प्रेड हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉन पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अपने पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो नॉन पैरेलल लाइंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ इशारा करती है, ठीक है। अगला पॉइंट अपना क्या है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये बात आप हमेशा याद रखना, ये पॉइंट आपको पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, आपको हर जगह पे काम आने वाली है। बहुत जगह पे आपको ये डेरिवेशंस में ये छोटा सा जो पॉइंट है ना, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे डेरिवेशंस में ये एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए काम आने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सपोज ये अपना कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होने वाला है। कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होने वाला है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है तो उस केस में कंडक्टर के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होने वाला है, ठीक है। आपको कैपेसिटर के भी शायद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आपको काम आएगा ये, बहुत सारे डेरिवेशंस में ये छोटा सा पॉइंट आपको काम आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए या ना आए, लेकिन डेरिवेशन में ये छोटा सा पॉइंट आपको जरूर काम आने वाला है। अगला पॉइंट अपना क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अपने पास क्या दिया हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इन दोनों चार्जेस के बीच का। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया और हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसी वजह से टेंजेंट का भी डायरेक्शन हम लोगों ने यही रख दिया। तो ये बेसिकली पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दर्शाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दो चार्जेस के बीच में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दर्शाएगा। ठीक है, वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है जी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा। अब आप इस कंफ्यूजन में मत फंस जाना कि सर यहाँ पर तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिए तो इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आप सेम काम कर लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए कि भूल जाओ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कंपास लाके रखोगे तो क्या कंपास कभी भी दो डायरेक्शन दिखाएगा? नहीं ना, कंपास कभी भी दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। सेम काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हो रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। एंड डू नॉट कंफ्यूज दिस पॉइंट विथ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इस पॉइंट को वेक्टर एडिशन के साथ कंफ्यूज मत करना, फंसे रह जाओगे। ठीक है, जस्ट कीप थिंग्स सिंपल एंड ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगला अपना पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एज। ठीक है, तो आपके पास सपोज ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा डेपिक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया, ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जैसे ही उसने इस चार्ज को देखा वो मुड़ गया। ठीक है, फिर यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, निकल रहा है, इस चार्ज को देखा, मुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगले स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं। Simply electric field lines are repelled by positive charges and are attracted by negative charges। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल होती है। यहां से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, निकल रहा है, उसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। अगर ये चार्ज नहीं होता तो वो चला ही जाता इस डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि ये चार्ज आ गया तो उसको देख के वो रिपेल हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कुछ ऐसा ही डिपिक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बस उस वहां पे होता क्या है, डायरेक्शन, ये जो एरो का डायरेक्शन आप बाहर की तरफ देख रहे हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस एंड आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कई बार आपको हलवा हलवा सवाल मिल जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है। आप उन क्वेश्चंस को ना छोड़े, इसीलिए मैंने ये लेक्चर रखा है, वरना ये टॉपिक स्किप भी किया जा सकता था। कभी कभार इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, सो आई डोंट वांट टू यू टू लीव दोज क्वेश्चंस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन। मैंने आपको
जो आपका 9th पॉइंट था, उस पे मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब अगर कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में है, यानी कि अगर हमारे कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है कहीं से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, मैंने आपको 7वें पॉइंट में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो कंडक्टर के अंदर होती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर बाई चांस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए कंडक्टर में, तो क्या होगा, कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा ये 14th पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी कभार कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये +2q चार्ज दिया हुआ है और यहां पर आपके पास -q चार्ज रखा हुआ है। दोनों ही कुछ इस तरह से रखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब +2q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी, और -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो टुवर्ड्स द चार्ज आएंगी। ठीक है, अब फर्दर इन फील्ड लाइंस को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, दिक्कत ये हुई कि मान लीजिए कोई एक बंदा बहुत दूर से इस चार्ज को ऑब्जर्व कर रहा है, इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तो यहां पर जो नेट चार्ज होगा वो +q होगा ना। यहां पर क्या था, अपने पास एक +2q चार्ज था और एक -q चार्ज था। ठीक है, तो जो नेट चार्ज कोई दूर से देख रहा बंदा होगा उसके लिए तो नेट चार्ज +2q -q, यानी कि +q हमारा नेट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो +q की वजह से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर सामने से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सामने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहां पर ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस डब्बे के अंदर भरे हुए हैं। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये एक कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर हमारा ये +2q चार्ज है और ये -q चार्ज है। तो जो नियर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन होगा तब जाके आप अगर बहुत दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर निकली, ये बाहर निकली, ये एक बाहर निकली, ये एक बाहर निकली। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस ओरिएंटेशन, है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पे भी बाहर निकलते हुए 4 लाइंस आपको दिख रहे हैं, और यहां पर भी ये एक लाइन निकला, ये दूसरा लाइन निकला, ये तीसरा लाइन और ये चौथा लाइन। ठीक है, ये +2q -q, इनके बीच में कुछ इस प्रकार का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये था नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, सबसे पहले तो आप दूर से ऑब्जर्व करो। ठीक है, आप बहुत दूर से ऑब्जर्व करो, आपको कैसा ओरिएंटेशन दिखेगा उस हिसाब से आप नियर पॉइंट में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटरैक्शन बनाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का इंटरैक्शन, फार पॉइंट को एज अ रेफरेंस लेके आप नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का इंटरैक्शन दिखाओ। ठीक है, तो ऐसा आपको
करना है अगर नियर पॉइंट और फार पॉइंट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। तो चलिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब इनको थोड़ा सा अप्लाई किया जाए। कहाँ अप्लाई किया जाए? जेई एडवांस में अप्लाई किया जाए। ठीक है, जेई एडवांस्ड एक बहुत ही थियोरेटिकल एग्जाम होता है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल अप्रोच तो जानना ही चाहिए क्वेश्चंस का। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच तो आना चाहिए ही, लेकिन साथ में आपका थियोरिटिकल अप्रोच जो है, थ्योरी जो है, उसके ऊपर भी ग्रिप अच्छा होना चाहिए अगर आप जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggest that, अब सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ पर Q1 और Q2 हमारे दो चार्जेस है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, अब यहां से आप Q1 के बारे में, Q2 के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हैं वो पूछा गया है। पहला पॉइंट आपको बोल रहा है कि पहले दो पॉइंट जो है उन दोनों पॉइंट्स में आपको Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके देखना है। ठीक है, तो चलिए आपको अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। Here, let us first compare the magnitudes of Q1 and Q2. As the density of electric field lines near the charge Q1 is greater than that near Q2, therefore the magnitude of Q1 must be greater than that of Q2. ठीक है, ये आपको कहां से पता चला? प्रॉपर्टी नंबर 4 से। आपको सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो यहां पर आप देखिए कि Q1 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नियर द चार्ज। और अगर Q2 के पास देखें तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नियर द चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमारा Q1 जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ही होना चाहिए Q2 से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि Q1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो इसी वजह से मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। तो ए अपना एक करेक्ट ऑप्शन हुआ। अगले जो सी और डी है, आखिरी के जो दो पॉइंट्स है वो क्या कह रहे हैं? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में हमें क्या निकालने को बोला जा रहा है कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, पिछले लेक्चर को याद कीजिए, वहां पर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगा, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, यहां पर अगर आप देखें कि तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ये आपको पहले ऑप्शन से पता चल ही गया है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको अगर आप देखें तो वो Q1 से ओरिजिनेट होते हुए Q2 पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज है और Q2 हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं होगी, यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो अब अपने पास दो ऑप्शंस बचे, एक लेफ्ट ऑफ Q1 और एक राइट ऑफ Q2। लेफ्ट ऑफ Q1 अगर आप देखें तो Q1 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसके पास आप नहीं रख सकते पॉइंट को। ठीक है, इसके पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको ऐसा पॉइंट चूज करना है जो कि छोटे वाले चार्ज के करीब हो और
ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। तो Q2 का मैग्नीट्यूड क्योंकि कम है, तो इससे इलेक्ट्रिक जो हम लोग पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द राइट ऑफ Q2। तो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द फिगर द नेचर ऑफ द टू गिवन चार्जेस आर ऑपोजिट एंड सिंस मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2 देयरफॉर द पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नियर टू Q2। ठीक है, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो आपको डिस्टेंस जो है, आप लोग जो पॉइंट अज्यूम करेंगे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसका डिस्टेंस Q2 से कम होना चाहिए, Q1 से ज्यादा होना चाहिए। तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से एक दूसरे को बैलेंस करेंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से थ्योरेटिकल अप्रोच अपना के भी जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच आपका अच्छा रहने से नहीं होगा, आपका न्यूमेरिकल्स पे तो आपका ग्रिप होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका थ्योरेटिकल अप्रोच भी अच्छा होना चाहिए, थ्योरी भी ग्रिप होनी चाहिए जिससे आप जेई एडवांस्ड में अच्छा कर सके। ठीक है, अब सर आप इतना क्यों बोल रहे हैं, आप तो एनआईटी वाले हैं, आप क्यों नहीं जा पाए आईआईटी, अगर आप इतना एडवांस्ड का लेक्चर देते हैं तो लुक, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज के बेसिस पे सबसे पहली बात तो जज नहीं करना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि जेई एडवांस्ड में मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था। ठीक है, मैथ्स का जो मेरा कट ऑफ था वो एक नंबर से चूक गया था, एक नंबर से मेरा मैथ्स का कट ऑफ चूक गया था, अदरवाइज मैंने एडवांस्ड भी क्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो आई नो वॉट आई कैन डू, आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन देखें तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं भी होता है तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। आपको अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फ्यूचर रॉकस्टार्स। आज का लेक्चर यहीं तक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इस लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।